नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के 49 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों के लिए 8वां वेतन आयोग सिफारिशें तैयार करने में लगा है। इसी क्रम में दिल्ली और देहरादून के बाद महाराष्ट्र के पुणे में आयोग की मीटिंग हुई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने कर्मचारी, पेंशनर्स से जुड़े जितने भी मामले थे या उनसे जुड़े कई संगठनों थे, उनसे बात की। लेकिन सैलरी और पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि 28 अप्रैल की मीटिंग में क्या कुछ हुआ। तो चलिए फटाफट करते हैं शो की शुरुआत। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिव गोपाल मिश्रा सर, जो कन्वीनियर है एनसीजेसीएम स्टाफ साइट्स के। इसके अलावा सर एआईआरएफ एनआरएमयू के भी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर, आपका मनी 9 में बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, 8वें वेतन आयोग के गठन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं सर। अब भी लगभग 12 महीने का कामकाज बाकी है। आपसे जानना चाहते हैं सर कि सबसे पहले आप बताइए कि 28 तारीख की जो बैठक हुई सर, उसमें क्या कुछ हुआ? 28 तारीख की बैठक में जो फुल पे कमीशन है मौजूद था, उसकी अध्यक्षा चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी, जो कि चीफ जस्टिस रही हैं, वो मौजूद थी। उनके जो हमारे मेंबर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर ये जो हमारे उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे। तो ये सारे लोगों की मौजूदगी जो है उसमें ये मीटिंग हुई और हमारा स्टाफ साइड के सभी साथी जो हैं वो रेलवे के दोनों फेडरेशन, एआरएफ, एनएफआईआर के लोग थे। और वहाँ पर जो ठीक है सर, बोलिए। हमारे जो जी, आप बोलिए, ठीक है, आवाज आ रही है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महामंत्री थे, हमारे इनकम टैक्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी वहाँ थे, हमारे जो पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन के महामंत्री वहाँ पर थे, अकाउंट्स ऑडिट के भी सेक्रेटरी वहाँ पर थे। और तमाम हम लोगों ने वहाँ पर जो है वो फुल जो है वो अपने पे कमीशन के सामने जो नेशनल काउंसिल जेसीएम ने स्टाफ साइड ने जो मेमोरेंडम बनाया था वो उनके सामने रखने का काम किया। 51 पेजों और का। उनको ये बात बताने का काम किया कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जी, उनमें जो हम लोगों ने फार्मूला बनाया है, तनख्वाह क्या होनी चाहिए और फिटमेंट फार्मूला क्या होना चाहिए, तो उस पर हम लोगों ने उनसे ये बात कही है कि कम से कम तनख्वाह जो है वो 69,000 होनी चाहिए मिनिमम पे, और फिटमेंट फार्मूला 3.833 का होना चाहिए। जी सर। उसका आधार जो हम लोगों ने लेने का काम किया है वो ये है कि अभी तक जितने पे कमीशन हुए हैं सब में जो है वो 3 यूनिट आधार माना गया है, फैमिली यूनिट। और अब की बार सरकार की ओर से कुछ तथ्य हमको ऐसे मिले जिसमें कि सरकार ने ये बात कही है कि माँ बाप को जो है वो अपने जो है वो परिवार का अंग मानना होगा। यही नहीं, भारत सरकार ने एक कानून बनाया, सीनियर सिटीजन्स एक्ट, जिसमें ये बात कही है कि अगर कोई भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा तो उसको भारतीय दंड संहिता के धारा 20 के अंतर्गत जेल भी भेजा जा सकता है। तो जहाँ इतने स्ट्रिंजेंट कानून बन गए हैं वहाँ पर हमें कम से कम 5 यूनिट देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आक्राइट फार्मूले में ये बात कही गई है कि पुरुष जो है वो कैलोरी लेगा 2470 और महिला लेगी 1500। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही ठीक नहीं है। पुरुष का यूनिट जो है वो 1 माना जाएगा और महिला का 0.8 माना जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। अगर पुरुष 1 है तो महिला भी 1 होनी चाहिए। तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन की बातें हम लोगों ने चेयरपर्सन के सामने रखी और उनको अपील भी काफ़ी की कि आज के ज़माने में भी जब आप हमारी महिला चेयरपर्सन हैं तो ये इनजस्टिस कब तक चलेगा कि पुरुष को 1 दिया जाए और महिला को 0.8 ही रखा जाए। तो कम से कम आपके ज़माने में हम ये तो उम्मीद करते हैं कि जो है वो पुरुष और महिला में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उनको बराबर बराबर माना जाए। चल हो काफ़ी मुस्कुराई, उन्होंने कहा नहीं इनजस्टिस नहीं हो।
वही अगला सवाल मेरा आपसे मिश्रा सर यही था कि क्या सिग्नल्स मिले सर, लब्बो लुबाब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या रुझान आपको मिलता हुआ दिखा उनके तरफ से? देखिए, चूँकि पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग में हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें अपने पे कमीशन में सरकार से माँगने का काम किया है अपने इस पे कमीशन के ज़रिए, जी। उनमें सैलरी सबसे बड़ा सवाल था, फिटमेंट फार्मूला दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल जो है वो अलाउंसेस को लेकर के है। तो अलाउंसेस के बारे में हम लोगों ने कहा है कि 3 जो है गुना अलाउंसेस सारे होने चाहिए, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे वो हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो। महंगी शिक्षा होती जा रही है, इसलिए जो बच्चों की शिक्षा है वो भी कम से कम 3 गुना उसमें बढ़ोतरी हो। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये बात कही है कि 3 गुने से कम पर जो है वो सरकारी कर्मचारी ठीक ढंग से गुज़र बसर नहीं कर पाएगा। और हम लोगों ने अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की भी डिमांड की है। हम लोगों ने अच्छी वर्किंग कंडीशंस माँगी हैं। जी। हम लोगों ने लिविंग कंडीशंस का भी ज़िक्र किया है। और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए हम लोगों ने कहा है कि जो 2 साल की पेड लीव थी, उनको चाइल्ड केयर लीव के रूप में, और जिसकी कटौती कर दी 7वें वेतन आयोग ने 20% उसको ख़त्म करके, ये जो छठे वेतन आयोग ने पूरा 2 साल का दिया था वो देने का काम करें। उनकी जो विशेष परिस्थितियाँ हैं उनके चलते साल में हर महीने उनको कम से कम 2 दिन की जो है वो स्पेशल सीएल दी जाए, जी। फ्लेक्सी ड्यूटी आवर्स हों, और उनको जहाँ पर वो काम कर रही हैं वर्क प्लेस पर, वहाँ पर सुविधा दी जाए। अगर किसी व्यक्ति की रेलवे में 500-600 लोग हर साल अपनी जान दे देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने माँग की कि कम से कम मिनिमम 2 करोड़ रुपए उनको जो है वो एस ग्रेशिया भुगतान मिलना चाहिए अगर किसी की ड्यूटी हो जा पे डेथ हो जाती है। जी। तो ये सारे सवाल हम लोगों ने पे कमीशन सामने रखे हैं। पे कमीशन ने हमसे कहा है कि हम इस पर समय आने पर विचार करेंगे। हमने पे कमीशन से कहा था कि समय बहुत कम है, तमाम डिपार्टमेंट्स अपना मेमोरेंडम दे नहीं पाए हैं, आप इसको 31 तारीख तक बढ़ा दीजिए, मई तक। वो भी जी। उन्होंने बढ़ाने का काम कर दिया है। हमने उनसे माँग की थी कि जहाँ-जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ पर जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। उस बात भी उन्होंने मान ली है। तो मुझे तो पे कमीशन का रुख पॉज़िटिव ही लगता है, और आशा है कि सरकारी कर्मचारियों को इस पे कमीशन से निराशा नहीं होनी चाहिए। जी। अब मिश्रा सर, जब तक मैं इस खबर पर जुड़ा हुआ था, कंटिन्यू कर रहा था, तब तक मैं फिटमेंट फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो समझ रहा था। लेकिन कल एक जो खबर आई सर, आईआरटीएसए यानी जो है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से एक डिमांड आई मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की सर। कहा गया कि लेवल 1 से 5 के लिए 2.92 होना चाहिए, लेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80, और लेवल जो है 13 से 16 के लिए 4.09, और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 का फिटमेंट फैक्टर। सर ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा, ये मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर वाला खेल क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने का एक ही सोच रहता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए तनख्वाह में। जी। हमारे आईआरटीएसए के साथी जो हैं वो मिडिल मैनेजमेंट क्लास है। तो वो लोग जो है वो लेवल 6, लेवल 7 वगैरह में आते हैं, और हम लोग जब सोचना शुरू करते हैं तो लेवल 1 से शुरू करते हैं। तो मैं हमारे जो नेशनल काउंसिल जेसीएम में, हालांकि ये जो आईआरटीएस के साथी हैं, सुपरवाइजर टेक्निकल सुपरवाइजर, वो भी हम लोगों के ही साथी हैं। जी। वो ग्रुप सी में ही हैं, वो अधिकारी नहीं हैं। लेकिन उनकी सोच ये है कि हायर ग्रेड में हायर मल्टीपल फैक्टर हो और लोअर ग्रेड में लोअर मल्टीपल फैक्टर हो। समहाउ हम लोग इससे जो है वो सहमत नहीं हैं। हम एग्जैक्टली लोग सर। ये मान करके चलते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। तो इसलिए ये जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी है उसके लिए दूसरा हो, सेक्रेटरीज के लिए दूसरा हो, उसके नीचे क्लास 1 के लिए दूसरा हो, और सुपरवाइजरी के लिए दूसरा हो, उसके नीचे वाला जो हमारा ट्रैकमैन साथी है, या जो हमारे जो सफाई वाले साथी हैं, हमारे जो लेवल 1 के साथी हैं, उनके लिए तीसरा हो। तो ये उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि
ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो सारे देश के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, सबके लिए एक ही होना चाहिए। चलिए, मिश्रा सर, चूंकि आप सबसे बड़े नेता हैं, आपका प्रतिनिधित्व जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और आपकी बात जो है जनता के साथ साथ सरकार भी सुनती है। लेकिन सर, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है सर कि चूंकि आप लोगों ने 51 पेज का मेमोरेंडम सौंपा, एफएनपीओ की अलग डिमांड रही, उसके बाद अगर डाक सेवकों की बात की जाए उनकी अलग डिमांड है, टीचर्स एसोसिएशन वो अलग डिमांड करते हुए दिख रहे हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो गाड़ी स्टार्ट हुई थी सर 2.57 सातवें वेतन आयोग में मिला, 2.86 से गाड़ी की शुरुआत हुई, कई ब्यूरोक्रेट से मैंने बात किया था, वो 1.92 की बात कर रहे थे। उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती गई 2.86, 3.25, 3.833 और अब देखिए 4.38 के आसपास। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि ये कितना रेशनल है, कितना तर्कसंगत है इस तरह की जो डिमांड्स। विशाल भाई, जो बात हम लोगों ने अपने मेमोरेंडम में दी है वो बहुत ही साइंटिफिक है। जी। अभी आईसीएमआर का रिपोर्ट आया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। उन्होंने कहा है कि हमारा जो अ, खाने पर, कैलोरीज पर जो आकलन उन्होंने दिया है, वो कहा है कि 3,490 होना चाहिए प्रति व्यक्ति। तो सवाल इस बात का है कि अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और हमने हर एक कैलकुलेशंस उनको दिए हैं, सारे देश से जो है वो फिगर्स ली हैं, तमाम वेजिटेबल्स की, जी। तमाम खाने के सामान की, तमाम उसकी, और हर चीज़ का हम लोगों ने साइंटिफिकली एनालिसिस करके देने का काम किया है। तो सवाल इस बात का है कि अब इसमें कोई कटौती करे वो अलग का सवाल है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर पहले 3 यूनिट के आधार पर 2.86 हुआ था, अभी हम 5 पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर माँ बाप को उसमें शामिल करना है तो उनको फिटमेंट फार्मूले में लाना ही पड़ेगा। जी। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी बात मानी जाएगी, 3.833 हो जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर ये सरकार अपने द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उन्हीं की अवहेलना करेगी। तो उस जी। समय फिर हम लोग देखेंगे कि भाई सरकार अपनी ही बातें नहीं मानेगी तो हमारे पास में जो है वो फिर संघर्ष का भी तो एक रास्ता बचतर है। और हम लोग खाली दान पात्र लेके थोड़ी सरकार के सामने खड़े हैं कि यही दे दे, दाता के नाम दे दे, वो जी। कर दे। जब अगर हमारे साथ जुल्म होगा, जाती होगी, तो हम उसको संघर्ष करके लड़के भी लेने का काम करेंगे। जी। अब मिश्रा सर, जब भी मैंने खबर की है 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, तो कई हमारे जो कमेंट सेक्शन में लोग लिखे हैं कि सर देखिए, लगातार कई सालों से जो है 2%, 3% का डीए मिल रहा है। इस बार एक ऐसी डिमांड ये भी आ रही है मिश्रा सर, कहा जा रहा है कि जो डीए कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो सीपीआई मॉडल है, उसमें भी बदलाव करने की जरूरत को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया कि बोतल बंद पानी हो गए, ब्रांडेड कपड़े हो गए, इंटरनेट की जो सुविधाएं हम लेते हैं उसका भी जो चार्जेस इंक्लूड होना चाहिए। आप सहमत हैं सर, डीए वाला जो कैलकुलेशन है उसको, बिल्कुल मॉडल को चेंज करें? 100% सहमत है। और ये बात हम लोगों ने अपने पे कमीशन के मेमोरेंडम में भी कही है कि आज वो जमाना नहीं है कि आप जो है वो लोगों को जो है वो अपनी बास्केट को वही दें कि आप जलेबी खाइए, आप मूली खाइए, आप जो है वो ये खाइए। आज खाने में लोग जो है वो खाने का तरीका बदल गया है। तमाम लोग जो है वो घर में अच्छे से अच्छा खाना बनता है, लेकिन बच्चे जो है वो ज़ोमैटो या इसको उसको फ़ोन कर देते हैं, कह देते हैं हम तो यही खाएँगे। जी। तो खाने का तरीका बदल गया, रहन-सहन का तरीका बदल गया है, पहरावा तो बिल्कुल ही बदल गया है, कोई भी नॉन ब्रांडेड क्लॉथ पहनना ही नहीं चाहता। ये जो हमारे तमाम डाटा यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये तो डॉक्टर आर्कराइट के ज़माने में कभी था ही नहीं। जी। तो अब ये डाटा का पैसा अगर हमको नहीं मिलेगा तो, और डाटा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है आज के दिन में कि वो सरकारी मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नौकरी अपनी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें सरकारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उनको भी अगर सरकार उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, पैसा नहीं देना चाहती है, तो कर्मचारी अपनी जेब से कब तक ये सारी चीज़ें लगाएगा? जी। तो जो बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसमें अगर सरकारी कर्मचारियों को हम उस स्तर पर जो है वो एक तरीके से सुविधा नहीं देंगे, उनको भरपाई नहीं करेंगे, उसका पेमेंट उस हिसाब से नहीं करेंगे,
उनके जो है वो डियरनेस अलाउंस को इंक्रीज नहीं करेंगे, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, तो उससे कैसे काम चलने वाला है। जी। और यही नहीं है, जो तमाम पब्लिक सेक्टर है, तमाम बैंकिंग सर्विसेज हैं, उनमें 5 साल में जो है वो लोगों का जो है वो तनख्वाहें बदल जाती हैं। हमने भी मांग जी। की है कि सरकारी कर्मचारियों का भी जो है 5 साल में ही बदला जाए उनका एग्जैक्टली। वेतनमान, जी। ताकि ये जो 10 साल तक वेट करना पड़ता है, तमाम इन्फ्लेशन झेलना पड़ता है सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार को, तो वो भी दूर होने का काम हो। मतलब तो अब अभी समझा तो जाए सर मुझे कि आशा है कि जी, पे अब कमीशन जो है वो हमारी हर 5 बात को साल और में हमारे बनेगा। साथियों की बात को आगे भी सुनेगा और हमारे साथ न्याय करने का काम करेगा। चलिए, मिश्रा सर, जितने भी कर्मचारी संगठनों से मेरी बातचीत हुई, आपसे भी इनफैक्ट बात हुई, तो आप लोग से सुनने को मिलता था कि देखिए ओपीएस की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, लेकिन सरकार जो है नान-नुकुर कर रही है। संसद के पटल से भी जो है निर्मला सीतारमण जी को भी हमने सुना था। उन्होंने भी कहा कि देखिए सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं। लेकिन इस बार जो आप लोगों ने मेमोरेंडम सौंपा सर 51 पेजों का, उसमें आप लोगों ने कहा कि ओपीएस को एकदम जो है बहाल करिए। 85 लाख एनपीएस में जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि नो एनपीएस, अब नो ओपीएस वाला तो बात रहा नहीं सर। लेकिन सर ये ओपीएस वाली जो डिमांड फिर से जो आती हुई दिख रही है, आपको क्या लग रहा है सरकार मानेगी सर? देखिए, मुझे जो है वो जब भी हम कोई माँग उठाते हैं तो इसीलिए उठाते हैं कि सरकार को माननी चाहिए। जी। अब सरकार नहीं माने उसको, वो बात अलग है। हमने जो ओपीएस की बात कही है, वो यही बात कही है कि यूपीएस में आपने बहुत सारी सुविधाएँ दे दी हैं। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने यूपीएस में हमको गारंटीड पेंशन दे देने का काम किया है। लेकिन उन्होंने हमको मिनिमम पेंशन दे दी, उन्होंने हमको फैमिली पेंशन दे दी, उन्होंने जो हमारा पैसा कट रहा है उसका 1/10 भी दे दिया। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी की माँग है वो ये है कि जो ओपीएस में हमें सुविधा मिलती थी, वही हमको ओपीएस में दे दीजिए। कुछ थोड़ी-सी चीज़ें बची हैं, 10-15%, तो उस पर पे कमीशन के सामने जाकर के बातचीत करेंगे और सरकार से भी दूसरे चैनल में नेशनल काउंसिल जेसीएम में और दूसरी जगहों पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि जब जी। इतना आप कुछ कर ही चुके हैं, तो जो ओपीएस में जो थोड़ी बहुत सुविधाएं बची हैं, 20 साल की पेंशन 1/5 जो है वो आप दे दीजिए उनको, जो है वो जो उनकी कटौती हो रही है उसमें से, जी। तो कुछ चीज़ें बची हैं, उनको देने के बाद में ऑटोमेटिकली वो ओपीएस के बराबरी हो जाएगा। तो जी। नाम कुछ भी रख लीजिए, लेकिन अगर सुविधाएँ जो ओपीएस में मिलती थी वो मिल जाएँगी, तो उससे कर्मचारियों में काफ़ी संतोष हो जाएगा। जी। वैसे मैं जानता हूँ कि अभी जिन लोगों ने ओपीएस ऑप्ट की है, अब उनमें से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि कम से कम उनकी वो तनख्वाह का आधा पैसा उनको मिल जा रहा है। अदरवाइज़ ₹800, ₹1200, ₹1000, ₹1500 पेंशन होती क्या है आज के ज़माने में? एग्जैक्टली सर, और तो एनपीएस को जब लेकर इसलिए भी सरकार ने विरोध हो इतना रहा है। उनके प्रति सोचा है तो थोड़ा-सा और सोच ले। जी, एनपीएस को लेकर इसलिए भी विरोध हो रहा है सर कि जहां तक जितने भी मैं डेटा पढ़ रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि ये जो लिंक्ड है मार्केट से, शेयर बाजार से जो लिंक्ड है, वो बड़ा आफत वाली चीज है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल का अगर आप डेटा निकाल लीजिए, मार्केट्स में जिस तरह से जो है कोहराम मचा हुआ है, अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है हमारे फंड्स पर भी पड़ रहा है। इसलिए एनपीएस को बंद कर देना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि एनपीएस धोखाधड़ी है। ये बिल्कुल जो है वो सरकारी कर्मचारियों को मार्केट के हवाले कर देना जो है वो एकदम अन्याय है सरकारी कर्मचारियों के साथ में। तो ये इसको जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि एक मिसाइल छूटती है और पता चलता है कि 100 अंक जो है वो नीचे चला जाता है। ये तमाम से जी। कर्मचारी जानते ही नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है, बाज़ार स्ट्रेटजी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे एग्जैक्टली। करना चाहिए, उनको अपनी नौकरी के अलावा फुर्सत ही नहीं इन सब चीज़ों को जानने का। तो सरकारी कर्मचारी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको जो है वो मार्केट के रेट्स में और इसमें उसमें फँसाने का काम किया जाए। तो इसीलिए हम लोग बराबर इस बात को कह रहे हैं कि एनपीएस जो है वो एकदम धोखाधड़ी है। पहले उस समय जो है वो अटल जी के टाइम में इसको एक फैन फेयर के साथ लागू कर दिया गया, तमाम अग्रलेख लिखे गए, तमाम लोगों ने कहा कि करोड़ों रुपए मिलेगा, अब करोड़ों क्या लाखों नहीं मिलने वाले हैं। तो अब लोग पीड़ित हैं इसको लेकर के कि भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें तो गारंटीड पेंशन चाहिए जिससे कि हम अपना बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजार सकें और जो इज्जत है हमारी सीनियर सिटीजन के नाते वो समाज के अंदर बनी रह सके, लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो यही एक जो डिमांड है वो सबकी है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए।
जी। मिश्रा सर, देहरादून में मीटिंग हो गई, दिल्ली में मीटिंग हो गई और कल 5 तारीख को जो है पुणे में भी बैठक हो गई। जहां तक मैं डेट शीट देख पा रहा हूं सर, 18-19 मई को हैदराबाद में और जून में कहा जा रहा है कि श्रीनगर और लद्दाख में मीटिंग है। हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि इन मीटिंग्स का क्या आउटकम हो सकता है, क्या संभावनाएं कर्मचारी संगठन जो हैं अब वो मानकर लेके चले, जितने कर्मचारी वर्ग हैं, पेंशनर्स हैं, वो क्या सोचे? देखिए, जहाँ-जहाँ पे कमीशन जा रहा है, उनका 2 कारण हैं कि देश भर में सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। तो विभिन्न जगहों पर जो है वो किन परिस्थितियों में काम होता है। जैसे वो पूना आए, तो पूना में उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को देखने का काम किया कि किन परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस के लोग काम करते हैं, किस तरीके से गोला-बारूद बनाते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन होता है। उन्होंने रेलवे के यार्ड को भी देखने का काम किया कि कितनी मुश्किलात में लोग काम करते हैं। हर दिन 2 आदमी मृत्यु हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किया। इसी तरीके से वो लेह लद्दाख भी जाएँगे, देखेंगे कितनी कठिन परिस्थितियों में देश के जो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग हैं, वो जा कर के वहाँ पर काम करते हैं, या जो सरकारी कर्मचारी हैं, वहाँ वो कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। जी। और वहाँ के जो कामगार हैं, उनकी जो यूनियंस हैं, उनसे भी जो हमारे फेडरेशंस जो हमारे एफिलिएट्स हैं, नेशनल काउंसिल जेसीएम के, उनसे भी मेमोरेंडम लेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ पर किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं पे कमीशन से, आप क्या डिमांड करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से सीधी उनको ग्रासरूट रियलिटीज़ का भी ज्ञान, और हमारे लोगों को भी सीधा पे कमीशन से इंटरेक्शन करने का एक मौका मिलेगा, जिसमें कि वो एक बेहतर तरीके से अपनी बात को रख सकेंगे, और मुझे लगता है कि पे कमीशन भी उसको एप्रिशिएट करेगा। जी। 1-2 सवाल सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है सर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक बात का ज़िक्र रखा गया है कि थोड़ा-सा जो है देश के जो फ़िस्कल हालात को भी देखिए, जिस तरह से अभी जो मूड माहौल है, उसको भी जो है कर्मचारी संगठन और जितने भी सैलरीड क्लास हैं और पेंशनर्स, उनको ध्यान में रखना चाहिए। इसको बहुत लोगों ने नेगेटिव के रूप में लिया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बातें जब भी पे कमीशन आता है, तो देश में कुछ विद्वान लोग हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं। मैं एक बात जानता हूँ कि तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो देश की फ़िस्कल हालत अच्छी होगी। लोगों को जो है वो मौका मिलेगा, जो है वो बात जी। करने का, परचेजेज़ में जो है वो उनको ज़्यादा जो है वो उनको उनकी खरीद जो है वो उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी। सर। इससे जीडीपी बढ़ेगा और देश की हालात जो है सुधरने का काम होगा। मैं देखता हूँ कि जिनके पास 5 चौथे वेतन आयोग में साइकिल नहीं थी, छठे वेतन आयोग में वो लोग सब जो है वो मोटरसाइकिल और 4 पहिए के वाहन लेकर के घूम रहे हैं। तो ये जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, वो सिर्फ़ नेगेटिव बातें हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी रह गया सवाल, हमने कोई आसमान के तारे नहीं माँगे हैं, हमने वही जी। माँगा है जो कि सरकारी कर्मचारी को मिलना चाहिए, और वो अगर उसको दिया जाएगा तो देश की आर्थिक हालात में और इजाफा होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी और देश की फिस्कल हालत जो है और बेहतर होने का काम होगा। चलिए। मिश्रा सर, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। तमाम लोग हमसे भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 4 गुना, जैसा कि आप कह रहे हैं 3.83 का फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कब से मिलेगा सर? 6 महीने तो पार हो चुके हैं। जल्दी-जल्दी काम होगा या मामला जो है 28-29 तक लटक जाएगा? नहीं, नहीं, 28-29 तक लटकाने की बात तो सिर्फ़ पॉलिटिकल बात होती है, और मैं भी ये बात कह देता हूँ कि सरकार जो है वो जब कुछ देती है तो कुछ लेना भी चाहती है। तो इसलिए जब पे कमीशन बैठा था तो उस समय जो है वो दिल्ली के चुनाव हो रहे थे। जिस समय पे कमीशन का गठन हुआ, उसके 1 दिन बाद जो है वो बिहार में वोट पड़ने वाले थे। जी। अभी डीए मिला तो जो है वो बंगाल चुनाव के 2 दिन पहले मिला। तो जी। अभी 27 में ये पे कमीशन डेफिनेटली आ जाएगा, और लागू ये जो है वो 100% पहली जनवरी 2026 से ही होगा। चलिए। इसमें कोई शक नहीं है। अब चलिए। ये है कि सरकार बहुत बढ़िया पे कमीशन दे रही हो, 29 में बहुत ज़्यादा वोटों की उसको उम्मीद हो, तो बात दूसरी है। लेकिन सरकारी कर्मचारी को इसमें परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। मिलेगा उनको 1 जनवरी 2026 से ही, और उनको एरियर भी साथ में मिलेंगे।
पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन बस एक ही नुकसान नज़र आता है कि अगर इसको डिले किया गया तो हमारे जो भत्ते हैं उनमें एग्जैक्टली सर। हमको नुकसान होने का गुंजाइश दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है पे कमीशन, जल्दी-जल्दी सारी चीज़ों को देखे, ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि पे कमीशन जल्दी रिपोर्ट देगा और हमें जो अलाउंसेस का नुकसान होने की संभावना दिखती है, उसमें भी हमको राहत देने का काम करेगा। ऐसी हम आशा करते हैं पे कमीशन से और सरकार दोनों से। चलिए मिश्रा सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। विशाल भाई आपको। चलिए, इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।